गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस.के. भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडोर लाइटिंग का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो और बन चुका है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसे कंटिन्यूड है ये, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते जाइए। फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो देखिए, उसके बाद कंटिन्यू आगे देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग का टॉपिक है, ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड साइंस और उसमें से मैं अप्लाइड फिजिक्स में इंडोर लाइटिंग चैप्टर बता रहा हूं। करेक्ट, ये देख लीजिएगा अपने सिलेबस में इंडोर लाइटिंग। और उसमें इंडोर लाइटिंग में आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इंडोर लाइटिंग। इसका मतलब, मैं इस टॉपिक को बताने से पहले इतना तो आप बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे कि इंडोर लाइटिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूं कि इंडोर लाइटिंग को कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे आपको कोई प्रभावित करता है तो मौसम प्रभावित करता है। जैसे आप किस किस चीज से आप अपना कोई चीज, आपका कोई जो भी चीज आपके शरीर में बैलेंसिंग नहीं होता है, कम ज्यादा होते रहता है, तो यही चीज हम लोग इंडोर लाइटिंग के लिए भी स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इंडोर लाइटिंग का हम लोग को फैक्टर पढ़ना है। ढेर सारे फैक्टर्स मेरे पास हैं, मैंने मेंशन कर दिया, कुल मिला के 7 फैक्टर्स मेंशन किए हैं। आप लाइन बाय लाइन, ठीक है, लिख सकते हैं एज ए नोट्स कॉपी में। ठीक है, ये एग्जाम पर्पस के लिए मैंने नोट्स लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि पीडीएफ बना के भेज दो। पीडीएफ बना के भेजूंगा तो आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। ठीक है, सब कुछ आजकल इतना फास्ट हो गया है, लाइफ की सब कुछ करके दे दो, आप करना नहीं चाहते हैं। आप प्लीज कॉपी करें। कॉपी करने से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं, बहुत सारे टर्म क्लियर होते हैं, क्योंकि मैं कुछ टर्म को डायरेक्टली यूज कर दिया। मेरे को नहीं पता कि किस बच्चे का क्या लेवल है, हो सकता है कुछ बच्चे को कहीं किसी पर्टिकुलर टर्म में दिक्कत हो। अगर मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा तो आप उस पीडीएफ को रख देंगे और एग्जाम के टाइम पे निकालेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। और एग्जाम के टाइम पे वो टर्म हम आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं और उसको आप रटते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास आपके सर अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं या नॉलेज कम रहता है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के दौरान बहुत सारे टर्म क्लियर होंगे और जिस टर्म को दिक्कत होगी, जहां आप समझ नहीं पाएंगे, वहां पर आप मेरे से पर्सनली अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, यार आर्ग्यू कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उसका डाउट भी क्लियर करूंगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। नोट्स भेजने से बेहतर होगा कि मैं टर्म बाय टर्म, टॉपिक वाइज आपको क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए और आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडोर लाइटिंग। इंडोर लाइटिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो बहुत सारे टर्म हैं, मैं एक एक करके बोलूंगा। ठीक है, उसी को समझाते जाऊंगा। पहला, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स अफेक्ट द इंडोर लाइटिंग। इंडोर लाइटिंग को जो सोर्स हमारे पास है, जिससे प्रकाश आता है, उसका इफिशियंसी, काम करने की क्षमता प्रभावित करती है। जैसे आपके पास पीला रंग का बल्ब होता है, 100 वाट वाला, कांच से घिरा होता है, पीला रंग का फिलामेंट वाला, और एक 14 वाट का CFL बाजार से ले आइए। दोनों को जला के देखिए अलग अलग रूम में, रूम का साइज सेम होना चाहिए, तो देखिएगा दोनों में सेम लाइट आ रहा है। 100 वाट के बल्ब से भी रूम अच्छा खासा लाइटेड हो जाता है और वही 14 वाट का बल्ब आपका लाइटेड होता है, उतना ही 14 वाट का बल्ब भी लाइट दे रहा है। तो आप क्या यूज करते हैं? 14 वाट का बल्ब। आपसे पूछा गया क्यों, तो आप बोलते हैं नहीं, 14 वाट का बल्ब में, ठीक है, काम करने की क्षमता उतनी ही है लेकिन वो ज्यादा लाइटनिंग दे रहा है, यानी कि कम, मतलब उसके कम पैसे खर्च हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो सोच लीजिए कि इफिशियंसी के आधार पर कौन ज्यादा मोर इफिशियंट हुआ, तो 14 वाट वाला ज्यादा इफिशियंट हुआ, क्योंकि कम वाट है, यानी कम बिजली खर्च हो रहा है, कम पैसे खर्च होंगे। इसका मतलब है इंडोर लाइटिंग इफिशियंसी जो है इंडोर लाइटिंग को अफेक्ट करता है। यानी कि अगर कम मतलब पैसे में हम लोग को अच्छा इंडोर लाइटिंग मिल रहा है तो हम ज्यादा पैसा क्यों खर्च करने जाएं। तो ये एक पहला कारक होता है जो कि इफिशियंसी ऑफ सोर्स कहते हैं। सोर्स की काम करने की क्षमता के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो इंडोर लाइटिंग को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। करेक्ट। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द वर्किंग सरफेस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब आप जहां काम कर रहे हैं वो वाला जगह और जहां बल्ब जल रहा है वो वाला जगह का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो सफिशियंट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको रूम में पढ़ना है और आप अपने घर के एकदम कोने पर, ऊपर में कोना पर जाकर के बल्ब लगा दिए,
तो क्या आपको लाइट अच्छा से आएगा? नहीं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहां पर मैं बल्ब को रखूं ताकि हम लोगों को लाइट सफिशिएंट मिले। ठीक है, यानी कि दूरी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसी का अंतिम टॉपिक है स्पेस टू हाइट रेशियो। मैं यहां पर एक टर्म एक लाइन लिखा हूं, इसी का दूसरा सब्सिडरी पार्ट यहां है। स्पेस टू हाइट रेशियो आल्सो अफेक्ट द इंडोर लाइटिंग। तो कौन कौन टर्म? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 7 एक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके दिखाया। गुड लाइटिंग सिस्टम रिक्वायर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लाइटनिंग सिस्टम के लिए आप क्या चाहते हैं कि पूरे रूम में बराबर बराबर सब जगह लाइट जाए, चाहे इस कोने पर बैठे तो भी उतना ही लाइट मिले, उस कोने पर भी बैठे तो उतना ही लाइट मिले। इसके लिए क्या करना होगा? एक ऐसा जगह पर आपको बल्ब सेट करना होगा जिससे कि वहां से लाइट पूरे कोने पर बराबर बराबर जगह पर जाए। करेक्ट? तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया कि देखिए, यूनिफॉर्म लाइटनिंग के लिए रेशियो बिटवीन अ स्पेसिंग ऑफ लैंप, कहां रखिएगा लैंप को, ठीक है, एंड दियर हाइट, उसका उस जगह से वो डिस्टेंस, ठीक है, दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो 1 से लेके 1.5 होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का यहाँ रेशियो है इसलिए यूनिट नहीं होगा। ठीक है, 1 और 1.5 के बीच में होना चाहिए। ऐसा अच्छे लाइटनिंग सिस्टम के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बताया। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकल सकता है कि स्पेस टू हाइट रेशियो गुड लाइटनिंग स्कीम के लिए कितना होना चाहिए? तो 1 से लेकर के 1.5 के बीच में। इसमें 2 टर्म है, उसका रेशियो होना चाहिए। तो कहना ये चाह रहे हैं कि किस जगह पर घर में आप बल्ब को लगाए, मतलब अपने सरफेस एरिया से कितना ऊंचा लगाइएगा कि आपको पूरे रूम में बराबर बराबर लाइट मिले। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना है। ठीक है, ये भी इंडोर लाइटिंग को अफेक्ट करता है। तीसरा है एरिया ऑफ वर्किंग सरफेस ऑल्सो अफेक्ट। एरिया, कितना दूर में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं बल्ब लगाया, एक छोटा सा रूम है पढ़ने के लिए। आप कभी कभी टेबल लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेबल लैंप यानी कि जस्ट जहां पढ़ रहे होते हैं वहीं पर एकदम लैंप जलते रहता है ऐसे। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में लाइट देता है। लेकिन अगर आपका किताब फैला हुआ है पूरा बेड पर, तो क्या टेबल लैंप सफिशिएंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कितने बड़े वर्किंग एरिया में आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर भी लाइटनिंग आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं या मैं किसी घर में काम कर रहा हूं, घर में पूरे रूम में सारा सामान बिखरा है, सभी जगह काम हो रहे हैं, तो मैं उस अनुसार से एक लाइटनिंग सिस्टम लगाऊंगा, उतना बल्ब लगाऊंगा, उतना इफिशियंसी का बल्ब लगाऊंगा जिससे कि सभी जगह पर समान प्रकाश मिल जाए और काम हो सके। ठीक है, इसका मतलब है वर्किंग एरिया। ठीक है, देख लिखा है वर्किंग सरफेस ऑल्सो, वर्किंग सरफेस, एरिया ऑफ वर्किंग सरफेस, कितना दूर पे आप काम कर रहे हैं ये भी निर्भर करता है। ये भी इंडोर लाइटिंग को प्रभावित करता है। मान लिया कि आप इतने ही बड़ा काम कर रहे हैं और वेपर लाइट लगा दिए तो बेकार हो गया ना सर। लेकिन अगर वही वेपर लाइट में आप शादी में हैं, बड़ा सा एरिया में पूरा एक पंडाल बना हुआ है और वेपर लाइट लगाए हुए हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितना अच्छा होगा। आपको लगेगा कि हाँ चलो लाइट है, लाइटिंग सिस्टम ठीक है। ठीक है, लेकिन वही आपका जो हाई इंटेंसिटी जो लाइट लगाए वो एक रूम में लगा दीजिए, वेपर लाइट लगा दीजिए रूम में, तो आप बोलेंगे ये तो टू मच लाइट, बहुत ज्यादा लाइट हो गया। तो ये आपको देखना होगा कि कितने बड़े एरिया में काम कर रहे हैं, जिस लाइटनिंग को लगा रहे हैं उसका एफिशिएंसी कितना है और उसके लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए, ये अफेक्ट करता है इंडोर लाइटिंग सिस्टम को। आगे चौथा पॉइंट क्या है? विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्कीम इज यूज्ड। ठीक है, माने किस तरह का लाइटनिंग स्कीम यूज होता है। पीछे इसका पिछला वीडियो आप देखिए, लाइटनिंग स्कीम पढ़ाया गया है। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, ये भी हमारे इंडोर लाइटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, ओके। जैसे डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पे पड़ रहा है। इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम किसी वॉल से टकरा के आता है। और सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है, बीच में हम लोग कोई, ठीक है, कोई पर्दा डाल देते हैं जिससे कि लाइट जो है आधा रिफ्रैक्ट होके अंदर आता है। तो ऐसे में हमारा इंडोर लाइटिंग प्रभावित होता है। ये तीनों इंडोर लाइटिंग को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। ठीक है, कलर ऑफ वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग डेली देखते हैं और इसको समझना है। कलर ऑफ वॉल, सेलिंग्स एंड फर्नीचर ऑल्सो अफेक्ट द इंडोर लाइटिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रूम में हैं और रूम में जो आप पेंट किए हैं,
पेंटिंग, जिसको आप बोलते हैं व्हाइट वॉश, ठीक है, चूना करना, तो आप जो करते हैं, ठीक है, वो अगर ब्लैक कलर से कर दीजिए, ठीक है, तो ब्लैक कलर से कीजिएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कितना अच्छा से अच्छा बल्ब लगा दीजिए, रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रूम में अच्छे लाइटनिंग के लिए, गुड लाइटनिंग सिस्टम के लिए, जो लाइटनिंग सिस्टम को प्रभावित ना करे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि फर्नीचर कलर देखना होगा, अच्छा कलर का फर्नीचर, ब्लैक कलर का नहीं उठा लेना है या डीप कलर का नहीं उठा लेना है, आपको एकदम बढ़िया अच्छा कलर का लाइटनिंग सिस्टम लेना है, फर्नीचर लेना है, वॉल्स को अच्छे से पेंट करना है उस तरह के कलर से जिससे रिफ्लेक्शन होगा। जनरली लेमन कलर या व्हाइटनेस कलर या क्रीम कलर का प्रयोग घर में करते हैं, तो ये आप समझते हैं। तो यही आपको बताना चाह रहा हूं कि कलर ऑफ वॉल, सेलिंग माने छत होता है, ठीक है, फर्नीचर अफेक्ट द इंडोर लाइटिंग सिस्टम, ये इंडोर लाइटिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। आते हैं मेंटेनेंस फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मेंटेनेंस फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द इंडोर लाइटिंग सिस्टम। एक स्टूडेंट बोला, सर मैं घर में आप जैसे जैसे बोले वैसे मैंने कर दिया, एकदम क्रीम कलर से पेंट कर दिया, सारा फर्नीचर भी उसी तरीके से लाइट कलर का है, फिर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है इंडोर लाइटिंग सिस्टम को। तो हम बोले कि ठीक है, एक काम करो, बल्ब को देखो, बल्ब कितना दिन पहले लगाया था, तो बल्ब जो है 1 साल पहले उसने लगाया था, कभी साफ नहीं किया था, ठीक है। तो उस बल्ब के ऊपर या मरकरी, जिसको आप लोग ट्यूबलाइट्स बोलते हैं, ट्यूबलाइट के ऊपर पूरा गंदा जमा हुआ था, ठीक है, डस्ट, करेक्ट। तो हम बोले कि गंदा भीगा कपड़ा से उसको पहले पोंछ दीजिए। तो आप क्या करते हैं, भीगा कपड़ा से उस डस्ट को हटा देते हैं। फिर हमने बोला कि वॉल को थोड़ा झाड़ दीजिए, वॉल में भी डस्ट रहता है, फर्नीचर में डस्ट रहता है, सबको भीगा कपड़ा से पोंछ दिया गया, ठीक है। तो अब आपका लाइटनिंग सिस्टम और पहले का जो लाइटनिंग सिस्टम था चेंज हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है, इसी को मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। हियर मेंटेनेंस फैक्टर मींस, ठीक है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक वॉल, सेलिंग्स आल्सो, ठीक है, एंड आल्सो सोर्स ऑफ लाइट, सब चीज, ठीक है, जो भी वॉल्स है, सेलिंग्स है, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब बल्ब की बात करें, आर नॉट क्लीन, यदि ये साफ नहीं होगा, देन, ठीक है, देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनर्जी रिड्यूसेस, अपने आप एनर्जी रिड्यूस होगा, और एनर्जी रिड्यूस होगा तो लाइटनिंग सिस्टम अफेक्टेड होगा। इसका मतलब है आपको लाइटनिंग सिस्टम अच्छा कर रखने के लिए, बिन अफेक्ट नहीं होने देने के लिए आपको, ठीक है, सारे को क्लीन रखना होगा। यानी कि अगर ये क्लीन नहीं है तो भी एक प्रकार का कारक बनता है इंडोर लाइटिंग को अफेक्ट करने का। ओके, ये स्पेस टू हाइट रेशियो मैंने बताया था कि स्पेस टू हाइट रेशियो जमीन से कितना डिस्टेंस पे रखना है आपको, ठीक है, लाइट को, ताकि पूरे रूम में बराबर बराबर लाइटनिंग सिस्टम आए। तो ये था अफेक्ट, कारक। लिखना थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको समझना भी है इसमें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स एकदम बहुत कम है, लास्ट में मिलेंगे 1-2 न्यूमेरिकल्स, लेकिन सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल है। पहले समझना ही इसमें सबसे टफ काम होता है, ठीक है। बहुत जगह मतलब ऐसा होता है कि नहीं, हमको इसको समझना पड़ेगा, इसलिए आप इसको समझिए, पहले अच्छे से समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया से देखिए, समझिए, ठीक है। मैं अपने लैंग्वेज में इसको मेंशन कर दिया हूं, ठीक है, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग इंडोर लाइटिंग के बारे में सीखा। अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या होगा, अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, लक्स किसे कहते हैं, इन सब टर्म जो इंडोर लाइटिंग में यूज होता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे घर में जो ट्यूबलाइट्स है उससे इतना प्रकाश आता है, इतना, व्हाट इज मीन्स इतना, इतना का मतलब कुछ तो, ठीक है। एक स्टूडेंट से पूछे लाइट दे रहा है तो हाँ सर ठीक ठाक लाइट आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ठीक ठाक, कितना। तो हम लोग किसी भी लाइट को कैसे हम लोग उसको मेजर करें, लाइट घर में ठीक आ रहा है, नहीं ठीक आ रहा है, तो ठीक का मतलब कुछ तो होता होगा, उसका वैल्यू मेजर करना होता है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसमें, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ना है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, ठीक है। उसी वीडियो में, अगले वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री बताऊंगा, और उसी में आगे अगर समय हो जाता है तो ठीक, नहीं तो एक और वीडियो बनेगा, उसमें नाम आएगा बुनसेन फोटोमीटर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बुनसेन फोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि और 2 वीडियो बनने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक बना रहे हैं वीडियो, आप देखते जाइए कंटिन्यू, और इसको नोट डाउन करते जाइए एज ए नोट्स कॉपी में, ठीक है। यही आपके एग्जाम पर्पज के लिए भी हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू।